रूह अफ़ज़ा मशरूबात यानी ड्रिंक्स की दुनिया का बादशाह, रूह में समाया और रगों में रवा दवा। एक ऐसा शरबत जो सिर्फ एक जायका नहीं बल्कि तरक्की और फलाह की कहानी है, जिसे आज मुल्क हमदर्द के नाम से जानता है। हर दिन और हर साल नए संग मील के साथ 119 साल की उम्र में भी जवां है रूह अफ़ज़ा। आमतौर पर हम सिर्फ रूह अफ़ज़ा की सुर्खी और खुशबू पर ही अटक कर रह जाते हैं, मगर ये शरबत एक ऐसी तरक्की की राह बना है जिसने यूनानी दवाओं की दुकान को एक इदारा और एक सनत बना दिया, बल्कि फलाही कामों का एक ऐसा साहिबान जिस पर हमदर्द का नाम ही उसका किरदार बयान कर रहा है, जो मुल्क में हेल्थ से एजुकेशन के मैदान तक वक्फ है। मैं हूं मंसूरुद्दीन फरीदी और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम बाखबर। आइए बताते हैं रूह अफ़ज़ा का कब और कैसे हुआ आगाज और किसका था ये नुस्खा, किसने बनाया इसका सदाबहार लेबल, किसने दिया था ये नाम। रूह अफ़ज़ा चूँकि हमदर्द की देन है, इसलिए सबसे पहले हमदर्द की कहानी भी जाननी ज़रूरी है। इस इदारे ने यूँ तो यूनानी दवाओं का काम शुरू किया था, लेकिन उसकी पहचान यकीनन रूह अफ़ज़ा से ही बनी। हकीम अब्दुल मजीद ने सबसे पहले मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान के कायम करदा हिंदुस्तानी दवाखाने में मुलाजमत की थी, जिन्होंने 1904 में हमदर्द की बुनियाद रखी। इसके साथ साथ जड़ी बूटियों की तिजारत और दवाएं बनानी शुरू की थीं, लेकिन किस्मत पलटी शरबत रूह अफ़ज़ा की आमद के बाद। आपको बता दें, तक़सीम मुल्क के बाद हकीम अब्दुल मजीद के एक बेटे हकीम अब्दुल हमीद ने हिंदुस्तान को पसंद किया, तो दूसरे बेटे हकीम मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान का रुख किया। दोनों मुल्कों में हमदर्द का सफ़र शुरू हुआ, जबकि तीसरी शाख बांग्लादेश में 1953 में कायम की गई। 1982 में हकीम यूसुफ हारून भुइयां ने हमदर्द पाकिस्तान के चेयरमैन हकीम मोहम्मद सईद की इजाज़त से हमदर्द बांग्लादेश की जिम्मेदारी संभाली और उन्हें हमदर्द के ट्रेडमार्क्स के इस्तेमाल की इजाज़त मिली। इसके बाद बात करते हैं रूह अफ़ज़ा के नुस्खे की। अगर बात नुस्खे की करते हैं तो हकीम उस्ताद हसन खान का नाम सामने आता है। रूह अफ़ज़ा पर हमदर्द की मोहर ज़रूर है, लेकिन इसका नुस्खा कब और किसने तैयार किया, इसकी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल हकीम अब्दुल मजीद के हमदर्द दवाखाने में एक दवासाज हकीम उस्ताद हसन खान भी थे, जिनका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से था। वो पहले शख्स थे जिन्होंने रूह अफ़ज़ा का पहला नुस्खा तैयार किया था। कहते हैं हमदर्द दवाखाने के बानी चाहते थे कि फूलों, फलों और जड़ी बूटियों को मिलाकर एक ऐसा बेनज़ीर और बेमिसाल शरबत तैयार किया जाए जो जायके और तासीर में अपनी मिसाल आप हो, जिसे बच्चे से बुजुर्ग तक हर मिजाज को पसंद आए। इसी के बाद रूह अफ़ज़ा की तैयारी पर काम शुरू हुआ। हकीम उस्ताद हसन खान ने अपनी तमाम हिकमत और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जड़ी बूटियों का तजर्बा किया और रूह अफ़ज़ा सामने आया। हमदर्द वफ़ दवाखाना व लेबोरेटरीज़ की वेबसाइट पर उनका तारुफ बहैसियत रूह अफ़ज़ा के पहले नुस्खे साज की हैसियत से दर्ज है। अब बात करते हैं कि कहाँ से आया नाम, रूह अफ़ज़ा को ये नाम किसने दिया। अगर बात करते हैं सुर्ख शरबत की, उसके नाम की, तो मसनवी गुलजार नसीम नामी किताब में एक किरदार था रूह अफ़ज़ा का। ये नाम इसी किताब से लिया गया था। ये किताब पंडित दयाशंकर नसीम लखनवी ने लिखी थी। एक दिलचस्प चीज़ है इस बोतल पे लगा हुआ लेबल, जो आज 100 साल के बाद भी जूं का तू है। रूह अफ़ज़ा की बोतल पर इसका फलदार लेबल भी एक शान रहा है। हालांकि इस दौर में प्रिंटिंग का मयार लेथू तक महदूद था, मगर रूह अफ़ज़ा की बोतल पर उस दौर में लेबल रंगीन था, जो कैलीग्राफर मिर्ज़ा नूर अहमद के फ़न का नमूना था, जो दिल्ली लेथू प्रेस में कैलीग्राफर थे। इस ज़माने में बोतल पर नज़र आने वाला ये लेबल मुंबई से छपकर आता था, जो आज भी बोतल पर बरकरार है। अगर हम बात करें कि क्या दिया हमदर्द ने मुल्क और कौम को, तो इसकी एक तवील कहानी है। एक सदी की तारीख के साथ हिंदुस्तान में अब हमदर्द एक ब्रांड नहीं बल्कि भरोसे का नाम है, जिसने मेडिकल से एजुकेशन के मैदानों तक, फलाही कामों तक गहरी छाप छोड़ी है।
वक्फ की शक्ल में हमदर्द ने मेडिसिन से तालीमी व रिसर्च के मैदान में जाल बिछा दिया है। दुनिया भर में एक्सपोर्ट्स की नई मंजिलें तय की हैं। इस वक्त 25 मुल्कों में हमदर्द का नाम रोशन है। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के परचम तले फलाही कामों का जाल बिछा हुआ है, जिसके लिए हमदर्द का 85% मुनाफा वक्फ है। हमदर्द यूनिवर्सिटी भी इसी कहकशा का सबसे रोशन सितारा है, जो हकीम अब्दुल हमीद के ख्वाबों की ताबीर भी है। अगर आज हमदर्द मुल्क के लिए मुख्तलिफ मैदानों में फ़ख्र का बाइस बना है, तो उसके पीछे खिदमत का वो जज्बा है जो आज भी जवां है, बिल्कुल रूए अफ़ज़ा की मानिंद। इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहें बाखबर, ना रहें बेखबर। शुक्रिया।